नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। इस क्लास में हम आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित उनको लाए हैं। उनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको देख करके लगता है कि शायद इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। इस तरह से जो है हमारे मन में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को भी हम आज की क्लास में दूर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में मूलतः 46 वर्ण हैं या 48 या 52। तो इनमें जो है हम आपको बताते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। यदि आता है कि मूलतः कितने वर्ण हैं तो आपको 46 बताना है। इसके अलावा यदि कहा जाए कि कोई कहता है कि यदि 48 सही है तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जो दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हैं ड़ और ढ, ये दो व्यंजन हैं, इनको मिला करके टोटल 48 होते हैं। और यदि कहा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं तो आप लिखेंगे 52। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्र जैसे लिखा जाता है ऐसे चारों मिल करके हो जाते हैं 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प वर्ग में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो हम देखते हैं कि इसमें 5 ध्वनियाँ हैं। सभी वर्ग जो पांचों वर्ग हैं उनमें 5-5 ध्वनियाँ रहती हैं। ठीक है, अगला लेते हैं। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण किसे कहते हैं? यदि प्रश्न आए तो आप इसका आंसर बताएंगे कि श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्णों का विभाजन होता है वह 2 प्रकार से होता है, एक अल्प प्राण और महाप्राण। तो किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा कि अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या 19 होती है। हम आपको बताते हैं कि यदि हम स्वरों को जोड़ लेते हैं टोटल संख्या 31 हो जाती है। यदि प्रश्न यह आता है कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर होता है 19। ठीक, चलिए कर लेते हैं। यज्ञ का जो य है इसको हम अलग कर लेते हैं। पहले किसी भी व्यंजन में अ छुपा रहता है, ज और य मिल करके ज्ञ बनते हैं और उसमें अ छुपा रहता है। वियोजन का अर्थ यह है कि उसके स्वर को उससे अलग कर देते हैं और व्यंजन के मूल रूप को यानी उसको हलंत के साथ लिखते हैं। इसके बाद बारी आती है अगला प्रश्न लेने की। कुल कितने संधि या संयुक्त स्वर हैं? हमारा आंसर 4। ये कौन कौन से हैं? ए, ओ और औ। हम देखते हैं कि ए ओ औ जो है ये 4 संधि स्वर या संयुक्त स्वर माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि ए जो है अ और ई से मिलके बना है और ए जो है यह ए का ही एक जो है सजातीय रूप है। ओ और ओ ये दोनों सजाती हैं और ए और ए दोनों सजाती हैं। सजाती यानी एक ही माँ के 2 बेटे आप कह सकते हैं, तो ये दोनों सजाती कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान जो होगा उसका भी वही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अ और ई से मिलकर ये बना है और ए अ और ए से मिलकर के ए बना है। इस तरह से ओ को देखा जाए तो अ और उ को मिला करके ओ बना है, अ धन ओ को मिला करके औ बना है। ठीक है, जो क्लास कर रहे हैं उसमें हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप सबसे पहले लाइक कर दें और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी कमेंट हो तो आपका स्वागत है और इसके अलावा जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम देखते हैं कि 2 भिन्न जो उच्चारण स्थान वाले जो स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं विजातीय, क्योंकि जो है उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। प्रश्न में पूछ रहा है कि ढ और ढ उसको कौन सा वर्ण कहा जाता है? इसके लिए हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न 2 प्रयत्न हैं। तो प्रयत्न के आधार पर जो है ड़ और ढ को यानी व्यंजनों में ये आता है तो इसको जो है उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके अलावा जो भी व्यंजन हैं उन सब के कौन कौन से नाम हैं, स्पेशल जो है वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जा करके उसको देख सकते हैं। उसका नाम है प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजन। तो आप एक बार जा करके उसे देखें। महाप्राण ध्वनियों की संख्या है, हमने देखा कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है 31, जबकि महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं उनकी संख्या है 15। महाप्राण ध्वनियों में यदि देखा जाए तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके अलावा जो है विसर्ग यानी ये 2 बिंदु जो होते हैं और ऊष्म वर्ण टोटल हो जाते हैं 15 ध्वनियों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि घोष ध्वनियाँ जो हैं उनको सघोष ध्वनियाँ भी कहते हैं। तो इनकी संख्या होती है 31। वो हम आपको बताते हैं कैसे। सभी स्वर होते हैं 11 और इसके अलावा जो है सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण यदि देखा जाए, उदाहरण के तौर पर हम प्रथम वर्ग की बात करें तो उसमें ले लेते हैं ग, घ, ङ। ये प्रत्येक वर्ग से हमने 3 लिए तो टोटल मिला के हो गए 15। ठीक है, ये 26 हो गए। और इसके अलावा हम देखते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं 4 य, र, ल, व और इसके अलावा जो है ह।
तो ये टोटल हो जाते हैं 5, यानी 26 5 31 हो जाते हैं टोटल। घोष ध्वनियों के उच्चारण के समय पैदा होती है। स्वर तंत्रियां जो है उनके आधार पर जो विभाजन होता है उनमें 2 प्रकार से होता है। एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। तो ये घोष ध्वनियां जो है उनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां जो होती हैं, स्वर तंत्रियां यानी जो है मुख के भीतर के जो उच्चारण स्थान होते हैं उनमें स्वर तंत्रियां जो हैं तो वे सभी जो है आपस में मिल जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वायु जो है धक्का देकर बाहर निकलती है। तो जो घोष ध्वनियां हैं उनका उच्चारण करते हैं तो झंकृति पैदा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। संगम के लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। तो हम देखते हैं कि रिक्त स्थान में हमको क्या भरना है। संगम का अर्थ होता है किसी एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है अल्प विराम लेना पड़ता है, उसी को हम संगम बोलते हैं। ठीक है, जैसे संगम तो हमने बोला संग, तो इसके बीच में थोड़ा सा हमने विराम लिया, अल्प विराम, उसी को बोलते हैं संगम। तो संगम के लिए किसी चिन्ह, विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला लेते हैं। सुर लहर को ही कहते हैं। तो सुर में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को सुर लहर बोलते हैं, और उसी को जो है आपका है तत्सम शब्द तो उसको बोलते हैं अनुतान। अगला लेते हैं। बिखरे वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण करना क्या कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जब वर्ण बिखरे हों तो उनको मिलाकर यदि शब्द निर्माण किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या कहलाता है उसको संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि वर्ण संयोजन जो होते हैं, यदि वर्ण बिखरे हुए हैं उनको मिला करके हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसको वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का अर्थ होता है, संक्षिप्त रूप से आप समझ लें कि उसको हम संधि कह सकते हैं। तालव्य वर्णों की संख्या है कितनी है, इसको हम जान लेते हैं। तो ई वर्ग में छोटी ई और बड़ी ई दोनों आते हैं, और इसके अलावा च वर्ग में जो है 5 वर्ण होते हैं। तो 5 2 7 हो गए, और इसके अलावा जो य और बड़ा श, तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल होते हैं 9। वर्णों के उच्चारण में इसकी सहायता ली जाती है स्वर की। अगला लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। अघोष वर्णों की संख्या है। तो अघोष वर्णों की यदि बात करें तो अघोष प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं सभी वर्गों के, ये टोटल लिए जाएंगे इसमें, तो यानी टोटल हो जाते हैं 10। ठीक है, और इसके अलावा तीनों स जो होते हैं यानी बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स, ये तीनों मिल करके होते हैं 13। अगला लेते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर है कंठ। कंठ की यदि बात करें तो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं विसर्ग के अलावा अवर्ण, यानी अवर्ण में आते हैं अ और आ दोनों। ठीक है, और इसके अलावा क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, ये तो ए के उच्चारण में जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अ और ई। ठीक है, तो अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। तो इसका अर्थ यह है कि अ के ए के उच्चारण में हम क्या करते हैं, ए का अर्थ यह होता है कि ए जो है यह ए का ही सजातीय रूप है। ए का उच्चारण स्थान जो होगा वह ए का भी होगा। तो ए का उच्चारण स्थान या ए का अगर लेते हैं तो ये कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। यदि प्रश्न आएगा कि ए के उच्चारण में सहायता किसकी ली जाती है तो वही आंसर आएगा, कंठ और तालु। और ए प्रश्न लेते हैं। उच्चारण के समय हमें ह्रस्व से पहले वर्ण पर क्या लगाना चाहिए, तो इसका आंसर है बल। अगला लेते हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्थान लिखें। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, न का उच्चारण स्थान है दंत, ओ का उच्चारण स्थान है, यह बना है अधन उ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंठ और ओष्ठ दोनों मिल करके ओ का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। ल का उच्चारण स्थान वर्ष यानी मसूड़े से बोला जाता है ये कंठ और तालु, क्योंकि यह अ और ई से मिलकर बना है। की क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।